बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। पाठ का नाम है तंतु से वस्त्रों तक। इस पाठ के अंतर्गत हम तंतुओं यानी कि रेशों से कपड़ों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वो बहुत उत्तेजित थे, उत्साहित थे और उन्होंने अपनी जो पुरस्कार राशि थी उससे अपने मम्मी पापा यानी कि माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अपनी जो पुरस्कार राशि है उससे वो अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदें। जब वे कपड़े की दुकान पर गए तो इस दुकान में अलग अलग प्रकार के कपड़ों को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो उलझन में पड़ गए, आखिर हम कौन से प्रकार का कपड़ा खरीदें। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े सूती हैं या फिर कुछ नायलॉन के या कुछ संश्लेषित हैं। उनके पास ऊनी कपड़े, मफलर, शॉल भी थे, कुछ रेशमी साड़ियाँ भी थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे वस्त्रों की वैरायटीज़ देखी। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर लिया और एक सूती साड़ी खरीदी। जब वे कपड़े की दुकान का भ्रमण कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने आसपास के विभिन्न वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि बेडशीट यानी कि बिस्तर पे बिछाने की जो चादर थी, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, ये सभी अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि हमारे जो बैग हैं, बोरे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से बने हैं। इनकी पहचान उन्होंने सूती, ऊनी, रेशमी या संश्लेषित यानी कि कृत्रिम रेशों के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान कर सकते हैं? तो इसी बातों से एक टॉपिक हमारा निकल कर आता है, वस्त्रों में विविधता। वस्त्रों में विविधता होती है। इसके लिए सबसे पहले क्रियाकलाप देखें। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण करें और सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कतरनों को इकट्ठा कीजिए। प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके, छू करके और आप महसूस कीजिए कि क्या सारे कपड़े एक जैसे मटेरियल से बने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर लेबल लगाने का प्रयास करते हैं। जब हम ये छोटा सा क्रियाकलाप कर लें तो हमें पता चलता है कि कुछ कपड़े सूती निकलेंगे, कुछ रेशमी, कुछ नायलॉन के या फिर कुछ अन्य रेशम के समान रेशों से बने होंगे। क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप ए में लेबल लगाया था। आपने जो कतरनें देखी होगी उसमें से कोई एक कपड़ा सूती का ज़रूर होगा। आप उस टुकड़े को चुनकर उसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करें। कई बार हम कपड़ों में देखते हैं धागे निकलने लग जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको एक धागा वहाँ पर ढूंढना है और उसे बाहर की ओर खींचना है। यदि कोई धागा या तागा दिखाई न दे तो हम इसे अपने आप कैंची, पिन या सुई की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि धागे को निकालने पर ये एक सीधे रेशे के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये तंतु कहलाते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े में से कोई तागा या धागा बाहर निकालकर इसे टुकड़े को अब मेज पर रखेंगे और इसके एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएंगे। जब इसे हम खींचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये पतली पतली लड़ियों में यानी कि इस प्रकार से खुलने लग जाता है। ये धागा पतली लड़ियों में टूटने लग जाता है। जब हम किसी सुई में धागे को डालने का यानी कि पिरोने का प्रयास करते हैं तब भी हम ऐसा ही प्रेक्षण करते हैं। कई बार यह छोटी छोटी लड़ियों के रूप में बिल्कुल महीन रेशों के रूप में निकल जाता है, जिससे हमें सुई के अंदर वह डालने में परेशानी होती है। फिर हमें इस धागे को निकाल करके और फिर सुई में धागा डालना पड़ता है। धागे की ये जो पतली पतली लड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं तंतु या फाइबर्स। वस्त्र धागों या तागों से मिलकर बनते हैं और आगे भी ये अनेक प्रकार के तंतुओं से मिलकर बनते हैं और एक बड़े बड़े वस्त्रों का निर्माण कर देते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इनको हम पूरी तरह से पादपों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कि रुई और जूट या पटसन। रुई हम जानते हैं कपास को कहते हैं और ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जूट भी एक प्रकार का पादप ही होता है और इसी से हमें यह तंतु प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम
जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरी की ऊन से ये जो तंतु है ये हमें प्राप्त होते हैं। खरगोश याक ऊँट के बालों से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। पहले कई वर्षों तक केवल प्राकृतिक जो तंतु है उन्हीं को उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान में हमें ऐसे रासायनिक केमिकल से बनने वाले तंतुओं का भी हम निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु या संश्लेषित तंतु। इसे हम कृत्रिम तंतुओं के नाम से भी जानते हैं। इनके उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। संश्लिष्ट रेशों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पादप तंतु। हम बात करते हैं कुछ पादप तंतुओं की। सबसे पहले रुई। डायग्राम में हम देख सकते हैं रुई के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों पर रुई किस प्रकार से लगी हुई है। ये कपास के पादप का खेत है। क्या आपने कभी तेल के लैंप्स के लिए बत्तियां बनाई हैं? क्या हम दिवाली के अवसर पर दीपक के लिए रुई से बत्ती बनाते हैं? हमने ज़रूर ऐसा किया होगा। इस रुई का उपयोग गद्दों, रज़ाइयों या तकियों के रूप में भी किया जाता है। इनको बनाने में भी इसका निर्माण किया जाता है। कुछ रुई लेकर यदि हम इसे खींच करके और देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे रेशों के रूप में निकल आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कपास किससे बनी होती है? तंतुओं या फाइबर्स से बनी होती हैं। कपास के खेतों में कपास के पौधे उगाए जाते हैं। इसकी जो मिट्टी होती है वो काली और जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल या कपास गोलक जिसे हम बोलते हैं, उसके जो फल होते हैं वो नींबू के आकार के होते हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो इसके बीज टूट कर के खुल जाते हैं और इसके बीजों के आसपास कपास के ये तंतु चिपके हुए रहते हैं। कपास के तंतुओं से ढके बिनोले को हम आसानी से देख सकते हैं। बिनोले क्या होते हैं? कपास के बीजों को बिनोला कहते हैं। इससे हम ऑयल या फिर जानवरों के आहार के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो पूरा खेत इस प्रकार से जैसे चित्र में दिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा श्वेत दिखाई देने लग जाता है, जैसे कि किसी हिम ने ढक लिया हो। यानी कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आ गई हो। इन कपास के बॉलों से कपास को हाथों के द्वारा अलग करते हैं। इसको हम बोलते हैं हस्त चयन विधि। हाथों के द्वारा चुनकर इन्हें अलग किया जाता है। इसके बाद कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कपास ओटना। पतले धागों के रूप में हम इनको काट करके और अलग कर देते हैं। पहले ये जो कपास थी हाथों से ओट ली जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसके लिए हम मशीनों का यूज़ भी करते हैं। जूट या पटसन। ये जूट का पादप है जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। पटसन के तंतु को पटसन के पादप के तने से प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा की ऋतु में करते हैं और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। जब इस पटसन के पादप में पुष्प आने लगते हैं तो इस स्थिति में इसे हम काटते हैं। काटने के बाद पादप के तनों को कुछ समय तक उसी खेत में जल में डुबोकर रख लेते हैं। ऐसा करने पर उसके जो तने हैं वो गल जाते हैं और इसके तंतु बाहर आ जाते हैं। फिर इनके तंतुओं को हाथों से अलग कर दिया जाता है और फिर इनको बुन करके धागों में बदल दिया जाता है। रुई से धागा बनाना। क्या आप रुई से धागा बना सकते हैं? आप इसको अपने घर में अभी वर्तमान में भी आप इसको प्रयास कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़कर दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच रुई की चुटकी भरिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप बत्ती बनाते समय भरते हैं। धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचें और रेशों को ऐंठते रहिए। एक साइड से उसे घुमाते रहें और दूसरी ओर से बाहर की ओर खींचते रहें। ऐसा करने से ये जो कपास है इस प्रकार से एक लंबे रेशे के रूप में बदल जाएगी। इसे हम बोलते हैं कताई करना। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से या एक ढेर से रेशों को खींच करके ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास में आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस कताई की प्रक्रिया के लिए हम एक सरल युक्ति जिसे हम बोलते हैं हस्त तकुआ का यूज़ करते हैं। इसे हम तकली कहते हैं। चित्र में देखो तकली दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं तकली और इससे क्या होता है? कताई की जाती है।
हाथ से प्रचलित कताई में यूज़ होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। और आप जानते हैं चरखे का उपयोग जो है हमारी स्वतंत्रता के रूप में कितना बड़ा इसका योगदान रहा है। चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में भी लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते हुए धागों से बने वस्त्रों को पहनने, ब्रिटेन में मिल हैं उनमें बने कपड़ों के बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। इसी वजह से खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे हम बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग। वर्तमान में भी हम कई ऐसी जगह देख सकते हैं जहां पर खादी और खादी से बने अनेक प्रकार के वस्त्र मिलते हैं। बृहद पैमानों पर तागों की घताई का कार्य कताई की मशीनों से करते हैं और इनका उपयोग बाद में वस्त्र बनाने में कर लिया जाता है। आज के इस पार्ट में यहीं तक। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और साथ ही इस पार्ट के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।